जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं F8 के अंदर हमने टॉपिक देखना है प्लानिंग का। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। क्या चीज़ है, किस चीज़ की प्लानिंग है, क्यों करनी है प्लानिंग, और हर चीज़ की वजह होती है। तो हमने इसको भी देखना है कि प्लानिंग, हम जो ऑडिट प्लानिंग करते हैं, कि अगर इस चैप्टर को मैं नाम अगर इसका चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको ऑडिट प्लानिंग का नाम दूँगा। ठीक हो गया। तो क्यों हम ऑब्वियसली, क्योंकि हम जो पेपर पढ़ने जा रहे हैं वो पेपर ऑडिट का है, तो उसके लिए हमने ऑडिट की ही प्लानिंग करनी है। हम किसी की शादी की प्लानिंग तो करने से रहे। खैर, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, आपका जो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होता है। अगर आप प्लान नहीं करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम अभी प्लान करते हैं, हम ACC स्टार्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं यार हमने ACC करना है, बड़ा वैग बात है, बड़ी वैग सी। क्यों करना है भाई, कब करना है, कब स्टार्ट कब कर रहे हो, ख़त्म कब कर रहे हो। स्टार्ट का पता है यार, हम 2014 में स्टार्ट कर रहे हैं, ख़त्म कब करना है 2024 तक का टाइम है, हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाते हैं हम लोग कि यार हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है और हमने इधर कंप्लीट करना है, और यहाँ पे हमने इतने टाइम के अंदर सबमिट करा देना है, या फिर हमने कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट देखने, कुछ भी। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात कि आपको की रिस्क आप एड्रेस नहीं करोगे, आपको पता नहीं यार कि इस टाइम पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंटीरियम ऑडिट क्या होता है, इंटीरियम ऑडिट होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपकी टाइमलाइन है और ये 31 दिसंबर है, ठीक है, और ये आगे पूरा आ रहा है टाइम, ये 31 दिसंबर। तो जो यहाँ पे सारा ऑडिट हो रहा है इसको आप इंटीरियम ऑडिट कहते हो, और जो आगे वाला ऑडिट है वो फाइनल ऑडिट, आई एम सॉरी, उसको आप कहते हो फाइनल ऑडिट, ऐसे ही। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ इशू आता है कि जो इंटीरियम ऑडिट है वो यहाँ पे चलता है, वो प्री ईयर एंड होता है। किस चीज़ पे होता है, वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होता है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बनता है, ठीक है। और जो ये वाला होता है फाइनल ऑडिट, ये आपका पूरे की पूरी ईयर एंड फिगर्स पे बनता है, और इसके अंदर ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया इस चीज़ को। ठीक है, सॉरी। ठीक सॉरी। तो हमने ये चीज़ भी डिस्कस कर ली। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप प्लानिंग करते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। क्यों क्यों करने की वजह क्या है कि एक प्रॉपर टाइमलाइन मिल जाती है, हमें करने की वजह मिल जाती है। प्लानिंग ऑफ द ऑडिट, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप उस पर प्रॉपर अपना डिवोट करते हो, डिवोट अपनी मतलब कि उस पर नज़र रखते हो और उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे। आपको पता चलता है इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं क्या, आप आइडेंटिफाई करते हो, रिजॉल्व करते हो प्रॉब्लम्स क्या हैं टाइमली बेसिस पे। आपको पता है यार, आपको जो उनसे ऑडिट के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में इशू आ रहा है, स्टडिंग के अंदर हम हिसाब लगाते हैं। तो अगर आपको पता है कि यार मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में इशू आ रहा है, तो आप ज़्यादा अपने स्टडी का टाइम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही लगाओगे। आप ये नहीं करोगे यार टेस्ट ऑफ कंट्रोल मुझे नहीं आता, मैं उसको छोड़ देता हूँ, ऐसा कोई नहीं करता। और अगर वो करता है तो वो पास नहीं होता, उसको वापस आना पड़ता है। फिर आप उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज और मैनेज करते हो अपने ऑडिट इंगेजमेंट को। आपको पता है यार हमने इस डेट से लेके इस डेट तक जो से हमने क्या करना है और कैसे करना है। ठीक हो गया। ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया है ऑडिट रिस्क का, वो बहुत हमने मतलब इस बार में करना है, उसको हमने कवर भी किया, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टार टॉपिक है। स्टार टॉपिक का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, लाजमी आएगा। इंगेजमेंट टीम आप प्रॉपरली सेलेक्ट करोगे। अगर आपकी कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, पेप्सी का ऑडिट करोगे तो कौन सी टीम रखोगे, बहुत हाईली सुपरवाइज टीम रखोगे। आप कोई छोटी मोटी टीम उठा के नहीं रखोगे, उसके अंदर मेरे जैसे आप जैसे ऐसे बंदे नहीं होंगे, वो एक्सपीरियंस लोग होंगे। क्यों, एक मुश्किल टास्क मिल रहा है आपको, बहुत बड़ी कंपनी दी जा रही है, तो वो बड़ी कंपनी को आप लूज़ नहीं करोगे, उनको परेशान नहीं करोगे अपने इंगेजमेंट पार्टनर्स को। खैर ये चीज़ें हो गई। आगे आते हैं, आप असेस करते हो मटेरियल में स्टेटमेंट्स को, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट आप कहते हो ऑडिट को, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट है। इस ऑडिट का नाम है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। बिजनेस रिस्क भी है और
आप उसके ऊपर भी प्रॉपर सब चीज़ें करते हो जो कि आपके F8 के सिलेबस में नहीं है, इसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा लेके नहीं जाऊँगा उसको डिटेल में। तो ऑडिट रिस्क क्या है? द रिस्क ऑफ गिविंग अ रॉन्ग ऑडिट ओपिनियन। क्या मतलब कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, सॉरी, तो आप कहते हो कि दे आर नॉट ट्रू। अगर ट्रू है और आपको नॉट ट्रू, ये भी रॉन्ग ऑडिट ओपिनियन है। अगर अगर और वाइस वर्सा, ठीक होगा। ये ऐप प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रही मेरी पेन को, इस वजह से मुझे थोड़ा इशू हो रहा है लिखने में, सॉरी। और ये सब ज़्यादा चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 तरह के रिस्क होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क होता है जिसके अंदर आपके पास होता है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? ये रिस्क आपकी कंपनी में प्रेजेंट रहता है, हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा। इसकी क्या एग्जांपल हम लेते हैं? इसकी हम एग्जांपल लेते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर। सिंगर्स को क्या रिस्क होता है कि लोग उनके पुराने गानों से बोर हो जाएंगे, तो वो हम नए से नए गाने अपलोड करते रहते हैं, नए से नए गाने लेके आते रहते हैं। तो ये उनका इनहेरेंट रिस्क है कि यार उनको डर है कि हमारा जो उनसे हम काम कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इनहेरेंट रिस्क रहेगा। कंपनीज के अंदर क्या होता है? अब माइनिंग जो कोल कंपनी है, या फिर चलो एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम कंपनी है, वो माइनिंग करने जाती है, गैस तलाश करने जाती है, वो डिग करती है, पूरा मतलब प्रॉपर उसने हर चीज़ करनी है गैस वगैरह ढूंढने के लिए, क्रूड ऑयल ढूंढने के लिए। तो उस सब प्रोसेस के अंदर उसको क्या डर होता है? उसको इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि यार जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक? ये उसका रिस्क है। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? कि जब आपकी कंपनी के जो प्रोसीजर हैं, जो आपके कंट्रोल्स हैं, जो आपके कंट्रोल्स हैं वो फेल कर दें, प्रिवेंट करना, होने से बचाना, और डिटेक्ट करना कि अगर हो रहा है तो उसको बचाना, उसको दिखाएं कि हाँ यार ये गलती हो रही है। अगर ऐसा वो करने से अगर नहीं कर पा रहे तो कंट्रोल रिस्क ज़्यादा हो जाता है, कंट्रोल रिस्क बढ़ जाता है। डिटेक्शन रिस्क आपका अपना रिस्क होता है कि ऑडिटर के सब्सटेंटिव टेस्ट फेल हो जाते हैं, एरर ढूंढना कि आपका ऑडिटर टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी किस बुनियाद पे कर रहा है कि कोई एरर तो नहीं है ना, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा ना। आप ये 2 चीज़ें सोच के करते हो, मतलब मेन आपकी रीज़न होती है कोई एरर्स ढूंढना। अगर आप वो करना फेल हो कर दो, अगर किस तरह होगा? आप सैम्पल साइज़ बड़ा रखोगे। आप 100 रुपये से कम चीज़ों को टेस्ट नहीं करोगे, और 1000 से कम वाली चीज़ों को टेस्ट नहीं करोगे तो सैम्पल साइज़ बढ़ गया। अब जब 1000 से वो नीचे वाली चीज़ों को आप टेस्ट नहीं करोगे, तो जो अगर हो सकता है किसी बंदे ने सिर्फ 999 पे ही उसने सारी की सारी अपनी फ्रॉड किया हो, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये ऑडिट रिस्क की ये एक डायग्राम, मतलब ये एक उसका फॉर्मूला है, अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, और रहना भी चाहिए क्योंकि कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। यूजिंग द ऑडिट रिस्क मॉडल, इसके अंदर आप असेस करते हो इन कंपनी के इनहेरेंट रिस्क, कंपनी के इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। उसके बाद आप कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट करते हो, और अगर कंट्रोल्स डू नॉट लुक स्ट्रॉन्ग, मतलब कंट्रोल रिस्क हाई है, तो डिटेक्शन रिस्क को लो करते हो। लो कैसे करते हो यार? ये एक यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है ऐसे। सैम्पल साइज लो, ठीक है। रियली सॉरी यार, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। सैम्पल साइज आप लो रखते हो अपना, सैम्पल साइज लो रखोगे, डिटेक्शन रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें टेस्ट हो रही हैं, डिटेक्शन रिस्क कम हो गया। अब जब डिटेक्शन रिस्क कम होगा, कंट्रोल रिस्क को भी, कंट्रोल रिस्क वैसे ज़्यादा भी है तो वो कम हो जाएगा। और हाँ, आप ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम को भेज सकते हो या फिर कैरी आउट कर सकते हो ज़्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो कि सेम इसी चीज़ को कहते हैं। ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या है टू असेस रिस्क? उसको इसको पता चल गया यार ये रिस्क हैं, कि ऑडिट रिस्क उसने डिफाइन कर दिए कि यार उसको आइडेंटिफाई कर लिए कि ये रिस्क हो रहे हैं। तो और इनके अंदर आप कहते हो, आप डिज़ाइन करते हो डिज़ाइनिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव टेस्टिंग। आप ऑडिट टीम मेंटेन करती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को। हाँ, अब आप पहले डिज़ाइन करते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने डिज़ाइन किया, उसका सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप इस तरह के डिज़ाइन करते हो। पहली चीज़ की बात करते हैं, तो इसके अंदर आप ऐसे डिज़ाइन कर रहे होते हो कि यार आपकी कंपनी, आपकी जो फर्म है, उसकी जो टेस्टिंग है वो ऐसी हो कि वो ढूंढे, एक क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने बड़े आला किस्म के, तो इसकी ऐसे कोई एग्जांपल नहीं बनती।
आप ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ को भेजते हो, आप ज़्यादा सुपरविजन लगाते हो, और बस ये सब बच्चों में बातें, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडिट क्लाइंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आप अच्छा खुल गया, ठीक। ये आइज़ा 315 की बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर आपने अपने ऑडिट क्लाइंट को समझना, आपको पता ही अगर नहीं है वो बंदा काम क्या कर रहा है, तो आप कैसे समझोगे कि वो बंदा काम क्या कर रहा है। तो आप समझो, अगर आपको पता ही नहीं कि यार वो बंदा टीचर है, आप जाके उसके ऊपर एक पुलिस के या फिर एक चोर के उसके ऊपर लगाने लग पड़ते हो टेस्ट्स, तो कैसे बताओगे यार कि वो बंदा क्या कर रहा है। मतलब वो बात नहीं रहती, आपको प्रॉपर अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो काम क्या कर रहा है। अगर वो टेक्सटाइल का काम कर रहा है तो उसको टेक्सटाइल के ऑडिट टेस्ट पर सूट आएंगे। अगर वो बंदा सर टीचर है, अगर पूरा कॉलेज बनाया हुआ सर्विसेज इंडस्ट्री में है, और आप उस पर जाके टेस्टिंग करते हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, उसका कहते हो यार मैंने इन्वेंट्री काउंट करना है, उसका कौन सा इन्वेंट्री काउंट। तो ये चीज़ एक होती है। तो इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए होती है, हर चीज़ चाहिए होती है, सिंपल एज दैट। आपके लिए आसानी कर दी, उसने कहा यार हर चीज़ ही चाहिए आपको, सॉरी आपको हर चीज़ चाहिए, जो कुछ भी कंपनी के रेलिवेंट है सब चाहिए। कि आपके की स्टेक होल्डर्स कौन हैं, आपको शेयर होल्डर्स कौन है, डायरेक्टर कौन है, कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या करने हैं, यहाँ तक कि आपकी कंपनी के जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसके बारे में भी, उसको भी आप असेस करते हो। फ्यूचर कैश फ्लोज कि फ्यूचर में पैसा आ कब रहा है, जा कब रहा है, सब चीज़ें। गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ से सबसे ज़्यादा इंक्वायरी करते हो मैनेजमेंट से, ऑब्जर्वेशन करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, ये ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो इन अदर सेंस, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स I'm sorry, ratio analysis, I'm really sorry यार, ये जो ऐप है इसको सपोर्ट नहीं कर रही मेरे पेन को, इस वजह से मुझे श्योर है अगली दफ़ा मैं इससे बेहतर ऐप डाउनलोड कर लूँगा जो बेहतर होगी इससे। रेशियो एनालिसिस करने को कहते हैं, एन भी गलत है, खैर। तो अब क्या चीज़ है ये, एक मैं अगले पेज पे अगर देखूँ तो आपके पास एसेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ AEIOU एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जो ये चीज़ है सेम, इंक्वायरी ये, ऑब्जर्वेशन ये, इंस्पेक्शन, और ये आपकी रीकैलकुलेशन, ठीक है। आप इसको अपनी रीकैलकुलेशन करो, तो आर इस वजह से कि वो AEIOU बन जाता है ना, यू AEIOU आपके वो बन जाते हैं, तो उससे बेहतर हो जाता है याद करना। तो मगर ये रीकैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ये आपके ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, ये सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, ये सारा ये मैसी हो गया काफ़ी, मगर खैर। आप मटेरियल फ्रॉड डिटेक्ट करते हो, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है साइज पे, डॉलर फिगर, नेचर होता है आरपी रिलेटेड पार्टीज। डायरेक्टर्स अगर 100 रुपये की चीज़ भी कंपनी से लेते हैं तो उनको बताना पड़ता है यार हम 100 रुपये की चीज़ ले रहे हैं और हम रिलेटेड पार्टी हैं। क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी हैं, तो उनकी हर एक मूव कंपनी को असेस कराती है, ठीक है। तो ये उसने बता दिया आपको क्वांटिटेटिव में क्या चीज़ें आ रही हैं, ये आप पूरा प्रॉपर देख लीजिएगा। क्वालिटेटिव के अंदर उसने बता दिया कि यार रिलेटेड पार्टीज़ की बात हो रही है। तो क्वालिटेटिव के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर क्वालिटेटिव काम हो रहा है तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये फ्रॉड एंड इलीगल एक्टिविटीज़। लेवल ऑफ रिस्क आप डिटरमिन, लेवल ऑफ रिस्क आपका, लेवल ऑफ रिस्क और लेवल ऑफ मटीरियलिटी आप प्लानिंग स्टेज पे डिफरेंट करते हो। कंपनी जब आप इंगेजमेंट लेटर साइन करते हो, अपनी ऑडिट इंगेजमेंट लेटर जो होता है, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर, उस लेटर की बुनियाद पे पूरी की पूरी चीज़ बनती है। स्पेसिफिक एरियाज हैं, कुछ एरियाज़ के अंदर आपने लोअर मटीरियलिटी रखनी होती है और कुछ के अंदर आप हाई मटीरियलिटी रख लो। जैसे टैक्स की जो फिगर होती है
आपके पास जो टैक्स की फिगर होती है उसकी आप ज़्यादातर मटीरियलिटी जो सी है, ये मटीरियलिटी है, उसको आप हाई रखते हो। क्यों? क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ आपकी तरफ देख रही हैं कि यार आप अपना ऑडिट करोगे तो हम अपनी टैक्स अथॉरिटीज़ अप्रूव करेंगे। अगर कोई मसला कर दिया आपने इस चीज़ के अंदर तो गवर्नमेंट जो सी है वो डायरेक्टली आपको पकड़ लेगी आके, कोई इशू हो जाएगा आपको। इसलिए बच के रहना चाहिए। इस वजह से इनकी टैक्स की कम से कम मटीरियलिटी लो होनी चाहिए। मतलब आपका सैंपल साइज लो होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहना, परफेक्ट। आगे बात आ जाती है आपके पास परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी आप कहते हो आइडेंटिफाइड बट नॉट करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, द एक्सपेक्टेड अनआइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स। दो चीज़ें, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। आपके पास एक सारी मटीरियलिटीज आती जा रही हैं, तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो होती है वो आपकी स्मॉलर अमाउंट होनी चाहिए। वो होती मटीरियलिटी है मगर थोड़ी छोटी अमाउंट में होती है। तो ये सारी की सारी जो अनकरेक्टेड मिस्टेक्स होती हैं ना, मिसस्टेटमेंट, छोटी छोटी पेटी कैश में इशू आ गया, इस चीज़ में इशू आ गया, उन सबको एग्रीगेट करके देखते हो और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी चेक करते हो उसकी इतने परसेंट है। अगर वो मटीरियल है तो फिर आप उसको भी अकाउंट फॉर करते हो, वरना नहीं करते हैं। अदर इशूज़ है, देख लें इसको, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है मैं बताता हूँ। फ्रॉड की बात आती है, इसमें उसने आइज़ा नहीं डिफ़ाइन किया। ये आइज़ा 240 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉड हमारा मेन मकसद नहीं है। हाँ, फ्रॉड की प्रिवेंशन, डिटेक्शन और प्रिवेंशन मैनेजमेंट का काम है। अगर यहाँ कहीं आप पढ़ेंगे इसको आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, मगर अगर फ्रॉड की डिटेक्शन और प्रिवेंशन मैनेजमेंट का काम है, हाँ, अगर अचानक से मिल जाता है तो फिर ऑडिटर उसके बारे में प्रॉपर बताएगा। लॉज एंड रेगुलेशन जो से हैं, ये भी आपके जो कंपनी को फॉलो कर रही है लॉज को, IFRS को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, आप UK या USA के लॉज को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपकी उसके अंदर आपकी लॉज एंड रेगुलेशन में आ जाती हैं। ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, रेशियो एनालिसिस जिसको आप कहते हो, और फिगर्स होती हैं ये, और मोड सेंस, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो और ये कंपल्सरी है। 3 स्टेजेस होती हैं इसकी, 3 जगह पे करते हो आप इसको, अपने APs को। कहाँ पे करते हो? प्लानिंग में, ड्यूरिंग ऑडिट, DA ड्यूरिंग ऑडिट, और फाइनली कहाँ पे करते हैं आप? जी हाँ, रिव्यू स्टेज पे। सब कुछ हो गया, एट दी एंड आप रिव्यू दे रहे हो। पेन नहीं सही यार, आई एम रियली सॉरी। रिव्यू दे रहे हो, ठीक है। इन 3 स्टेज पे आप करते हो, परफेक्ट। और आपके पास बात आती है प्लानिंग एंड ऑडिट। आप प्लान कैसे करते हो? आपने बिगर पिक्चर लेनी है, आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है, आपने डिफरेंट ऑडिट, आपने देखना है यार एरियाज़ को देखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया उस पर ज़्यादा टाइम देना है, डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाना है, लिख के रिटन प्लान होना चाहिए। हमने इस चीज़ को ऐसे टैकल करना है, हमने इस चीज़ को ऐसे करना है, जंग करने जा रहे हो आप। ऑडिट स्ट्रेटजी की बात आती है, ब्रीफ समरी आपको चाहिए कंपनी की, जिस कंपनी की आप कंपनीज एक्टिविटीज़, वो क्या क्या काम कैसे करती है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ पैसा जाता है। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चाहिए। हम किसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे अपनी स्टडीज़ में? IFRS। बिल्कुल, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैटर करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज उसके हिसाब से समझोगे। की डेट्स, आपकी ईयर एंड डेट जो होती है, बहुत की इंपॉर्टेंट डेट है। आपका जो ऑडिट ख़त्म होने की डेट है, ऑडिट एंड डेट होती है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑडिट अप्रोच क्या आपने TOCs करने हैं या फिर आपने SPs करने हैं? TOCs, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, SPs, हाँ, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स। टाइमिंग क्या होगी, आप कब आएंगे, कब जाएंगे, इंटरिम ऑडिट कब स्टार्ट होगा, फाइनल ऑडिट कब स्टार्ट होगा, एंड कब होगा, हायर रिस्क एरियाज कौन से, उनको आपने टैकल कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपने देख लेंगी। डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाना है आप उसकी, जो आप डिटेल्ड ऑडिट प्लान में क्या होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी कंपनी की चेंजेस, पिछले साल से आप में क्या चेंज आई है, कोई पॉलिसीज चेंज हुई हैं तो बताओ। आपकी की अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने यूज़ की हैं, इसके अंदर आपकी डेप्रिसिएशन आ सकती है, इम्पेयरमेंट आ सकती हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं।
मटीरियलिटी असेस करनी है आपने, इसके अंदर मटीरियलिटी क्या है, और आपने प्रीलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने हैं। मैंने आपको बताया था रेशियो एनालिसिस आपने हमेशा करना होता है, तो ये प्रीलिमिनरी स्टार्ट में कर लेना है। लाइकली अप्रोच, आप किस तरह की अप्रोच यूज़ करोगे, कंट्रोल टेस्टिंग करोगे, टीओसी जिसका मतलब होता है वो करोगे, कैसे करोगे, हायर रिस्क एरियाज को कैसे टैकल करना है, स्पेसिफिक ऑडिट टेस्टिंग इश्यूज़ क्या आ सकते हैं, आईटी से क्या डील करोगे, आईटी के हमने रिलेटेड बात पढ़ेंगे आगे जाके, या टाइमिंग क्या होगी, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे अब आपका स्टॉक टेक्स होता है जिसको आप कहते हो अपना इन्वेंट्री काउंट्स अब आपकी मर्जी से नहीं है, आप ऑडिटर उठ के जाओगे तो यार इन्वेंट्री काउंट करो, ऐसा नहीं होता। इन्वेंट्री काउंट एक डेट होती है जिसके ऊपर ऑडिटर आके खुद देखेंगे, असेस करेंगे, उनकी स्पेशल ऑडिट काउंट नहीं होते, टाइम बजट होता है, स्टाफिंग होती है, कौन सा बंदा कहाँ पे रखना है, टाइम बजट होता है, टाइम क्या क्या रखना है, कहाँ कहाँ पे टाइम रखना है आपने। ठीक है, इंटरम और फाइनल ऑडिट की बात करते हैं, जिसका आपका इंटरम ऑडिट मैंने आपको पहली टाइमलाइन एक बना के बता दी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर के काफ़ी शुरू के अंदर आपको एक टाइमलाइन बना के दिखा दी थी, जिसको मैं वापस जाना चाह नहीं रहा हूँ, खैर छोड़ देते हैं इस बात को, मगर मैंने आपको बता दिया था इंटरम ऑडिट क्या होता है, फाइनल ऑडिट क्या होता है। अगर आप फिर सुनना चाह रहे हैं और अगर आपको लगता है यार बंदा गलत बता रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट क्या होता है। तो ये पूरी टाइमलाइन है, ये आपके पास है 30th of September, ये 31st दिसंबर, और ये आपके पास है मार्च। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ तक सारा कुछ होगा, जो ये आपका ईयर एंड है ना, ये इंटरम ऑडिट है, ईयर एंड से पहले जो कुछ हो रहा है इंटरम ऑडिट है, इसके अंदर आप ज़्यादा टीओसी करते हो। ये जो सारा पार्ट है, सॉरी, इसमें आप अपना फाइनल ऑडिट करते हो, और इसमें आप एसपीज करते हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, बस इतनी बात है। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, अगर आपको हाँ पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। करंट ऑडिट फाइल इस साल की ऑडिट फाइल्स होती हैं, जैसे आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें इस साल ज़रूरी हैं, आपको शेड्यूल चाहिए, आपको इस साल का मैनेजर और पार्टनर अटेंशन शेड्यूल, नेक्स्ट ईयर ऑडिट अगर करवाना है तो उसका शेड्यूल भी बनाना पड़ता है। परमानेंट ऑडिट फाइल कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कंपनी प्रोफाइल जिसको आप कहते हैं, अगर आपको नहीं पता कंपनी प्रोफाइल क्या होती है, सिर्फ लिखें कंपनी प्रोफाइल नाइकन, गूगल पे सर्च करें, आपको कंपनी प्रोफाइल पता चल जाएगी। तो आपको पूरी कोई तकरीबन 80 to 90 पेजेस की बड़ी सी स्टेटमेंट होती है, कंपनीज आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं अभी तक के, कंपनी की लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स क्या हैं, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपके डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन लोग हैं और सब कुछ, ये सब चीज़ें। ये परमानेंट फाइल है, ये हमेशा वहीं पे ही रहती है। करंट फाइल सिर्फ 1 साल के लिए यूज़ होती है। स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग पेपर, आपको प्रॉपर एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग पेपर का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या हो गया। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो यहाँ पे आके आपका चैप्टर होता है सर ख़त्म, और 2-3 क्वेश्चन है, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन करना है और अगर आपने मुझे चेक करवाना है वो क्वेश्चन, तो आप काइंडली मुझे पूछिएगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन करूं, और मैं आपको फिर उसके अकॉर्डिंग ये बता दूंगा। आप तब तक मेरे से राब्ते में रहो, मुझे बता दीजिएगा आपने कैसे करना है, क्या करना है, और किस तरह लेके चलना है अपने टॉपिक्स को। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।